वेलकम एवरीवन, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सब्जेक्ट थोड़ा चेंज कर रहे हैं। सीरीज वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑनलाइन एग्ज़ाम जो लिया गया है 2021 से 22 तक, जनवरी तक, उन सब को हम कंप्लीट करेंगे इस सीरीज में। तो इससे पहले जो बाल विकास के CDP के हम क्वेश्चन करवा रहे थे, अब हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का भी, EVS का भी कुछ क्वेश्चंस करवा लेते हैं। बीच बीच में हम ये भी दूसरे सब्जेक्ट भी लेके चलेंगे, तो आप लोग इनको देखना मत भूलिएगा और पूरा देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि 30 क्वेश्चन जो पूछा जाता है EVS के सेक्शन में, वह किस किस टाइप का पूछा जाता है। और ख़ास करके जो अब नई बदलाव आया है क्वेश्चन पूछने में, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ CBT मोड में जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो इस तरह ऑनलाइन पेपर कैसे बनता है, ऑनलाइन में कैसे आपका एग्ज़ाम आता है, यह देखना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। इसीलिए आप लोग इस सेक्शन को पूरा देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये सेक्शन हम पूरा करते हैं ऑनलाइन सेक्शन का। तो इसमें हम पहले देख लीजिए, ये इन्वायरमेंटल स्टडी है। पहले इंग्लिश लेंगे फिर हिंदी लेंगे, दोनों मीडियम में हम लेंगे इसको। तो इंग्लिश में आप देख लीजिए, हम थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, ये देखिए। और उसके बाद फिर हिंदी आप देख लीजिए। तो हिंदी में है कि वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करते हैं। वह अपने कान को अलग अलग दिशा में वह घुमा लेता है और बाहरी ध्वनि को ज़्यादा सेंसिटिव मोड में वह जो है ना इकट्ठा कर लेता है। बहुत सेंसिटिव होता है ध्वनि के प्रति, साउंड के प्रति। वह जानवर का नाम आपसे पूछा है कि वह जानवर कौन सा होगा, तो आपको पता हो तो वह जानवर कौन होगा। आप लगाइए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए आप लोग। तो वह जानवर ना तो लंगूर होगा, ये कट गया, ना स्लोथ होगा। स्लोथ के बारे में आप जानते हैं कि एक ही पैर पर रहता है अधिकतम समय तक, 5 पैर तक घूमता है और उसका पत्ता ख़त्म हो जाता है तो दूसरा पैर में जाता है। कुत्ता तो होगा ही नहीं, EVS में कुत्ता का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन बाघ बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है कि सेलेक्ट द एक्टिविटी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्टिविटीज़, है ना। प्रिपेयरिंग टी, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर यानी, और नीडिंग डो। तो इसको इंग्लिश में, हिंदी में देख लेते हैं इस चीज़ को। इंग्लिश में आप तो देख ही लिए, अब चलिए हिंदी में देखते हैं। तो देखिए क्या है, उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। यानी जो चारों में चाहे ना, चार है ना, 1 2 3 4, चार जगह में जो चारों में कोई भिन्न है, जो ऑड है, उसको आपको चुनना है, उसको आपको वही चुनना है। तो इसके लिए आप देख लीजिए क्या है, चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना। तो कुछ चीज़ें इसमें कॉमन है, उसको आप समझना पड़ेगा आपको। देखिए, चाय बनाने में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तैरने में भी तो पानी होता ही होता है, आटा गूंदने में भी, जब आटा भी गूंदता है ना, चपाती रोटी बनाने के लिए, तो वहाँ भी आटे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस सब में पानी कॉमन होता है। लेकिन क्या कंघी करने में कोई पानी की ज़रूरत होती है? तो इसमें पानी, तो ये बिल्कुल कंघी करना ही ऑड होगा, अलग होगा। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंग्लिश देख लीजिए आप लोग और हिंदी हम करा देते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है। एक कॉलम ए में पक्षी के नाम है और कॉलम 2 में घोंसले का विवरण दिया है। तो शक्कर खोड़ा एक पक्षी है, वह कैसा घोंसला बनाता है वह पूछा है आपसे। कोयल के बारे में है, कल चीरी के बारे में और दर्जी चिड़िया के बारे में। इसका सटीक जो होगा, जो आपको लगाने में बड़ा आसान होगा, वो देखिए, दर्जी चिड़िया क्या होता है, पत्तों को नुकीले चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला। इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं। तो D का 3 तो पक्का होगा। उसके बाद आप कोयल को ले लीजिए कि कोयल क्या होता है, अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देता है कोयल। तो ये B का 1, तो D का 3, B का 1 तो पहले छांट लीजिए। D का 3 सब में है और B का 1, तो B का 1 किस में है, यहीं पर है। B का 1 मात्र 4 में है, तो आगे तो आपको पढ़ना ही नहीं है, यही और सही और सटीक हो जाएगा। चलिए, इस तरह से 2 आप पहचान लिए ना, अपने आप आंसर निकल जाता है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 3 खाद्य पदार्थों को ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें आयरन जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन होगा जी? पालक, गुड़, आंवला। बिल्कुल सही है ये। पालक, आंवला, टमाटर ऐसे नहीं है, टमाटर वाला बंदा गोभी इस सब में बहुत कम होता है। पहला नंबर ही सही और सटीक होगा। चलिए
आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या होगा। जो ईवीएस पढ़ा होगा उसको पता होगा कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वह एक 5वीं के एक पाठ, एक टॉपिक लिखा है, उसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो ये बिल्कुल सही है। अब उसका ये आपके सिलेबस से, ईवीएस के पाठ्य पुस्तक से यह क्वेश्चन पूछा गया है आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन देखते जाइए किस किस टाइप का पूछता है। एक कार जो है 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है, तो इस कार की औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है जी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। कुल तय करेगी दूरी, औसत चाल वाला कुल तय की तो कुल लगा समय, कुल दूरी आपको 1512 है, और इसको भाग दे दीजिए आप 28 से, 28 से भाग दे दीजिए, और इसको काटिए। काटने के बाद ये आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसमें आएगा। फिर उसको किलोमीटर प्रति घंटा को आपको चेंज कर लेना है। तो इसको अगर 7 से काटते हैं, 7 चौके 28, 7 दूना 14, तो 1 हो गया, 11 हो गया, 7 एकम 7, क्या बच गया 4 हो गया 42, 7 छक्के 42, 6 हो गया 216, 4 से कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20 है ना, 1 4 चौके 16, 54 आता है। इस 54 को आप क्या कीजिएगा, चेंज कीज लीजिएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको 5/18 से आप भाग दे दीजिएगा, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 तिया 54 कट गया, 5 तिया 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड इसका सही और सटीक सवाल जवाब हो जाएगा। चलिए, हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इसके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारों में भी लकड़ी की बनी हुई है, और यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालूनुमा बनाया गया है ना। यह कौन सा राज्य की जिक्र कर रहा था, यह कौन सा राज्य का जिक्र करेगा जी, जहां बात बांस उसका आए, बांस का घर जो बनता है, ईवीएस में दिया हुआ है, यह आपका असम राज्य के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि असम में ही बांस का 3.5 से 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ऊपर घर बनता है, क्योंकि वहाँ बारिश खूब होती है, बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए ऐसा घर बन जाता है। चलिए ये देख लीजिए इंग्लिश में, अब हिंदी में चलते हैं। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। बंगाल की खाड़ी से पूछा है, कहीं पर अरब सागर का पूछा है, कहीं बंगाल की खाड़ी में पूछा है, तो ऐसे ही करके पूछा है। तो एक मैप से तो आपका सवाल दो सवाल तो रहता ही है। तो बंगाल की खाड़ी से जो समुद्र तट वाला है ना, तो वह ईस्टर्न घाट जिसे आप कह सकते हैं, एक होता है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, मैप पढ़े होंगे तो अच्छा से पता होगा। उसमें आपका आंध्र प्रदेश आएगा, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भी आएगा, बिल्कुल सही है। केरल लेकिन क्या होगा, केरल नहीं आएगा, केरल तो उधर दक्षिणतम चला गया, कट गया। आंध्र प्रदेश आएगा है ना, तमिलनाडु आएगा, उड़ीसा आएगा, ये सही है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात तो पश्चिमी तट पे चला जाता है। आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु ये भी गलत हो गया, असम तो उधर आता ही नहीं है। तो ये आपका हो गया बी नंबर, इसका सही जवाब होगा। झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। लॉटरी के द्वारा वहाँ भूमि का आवंटन होती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टीन कहते हैं, टीन का प्रयोग होता है। ये भी पूछता है कि कहाँ पर जो है टीन के माप के द्वारा भूमि का आवंटन किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक यूनिट का अर्थ क्या है ना, इसका क्या अर्थ हुआ, वह भूमि जिससे किसान 1 टीन बीज प्राप्त कर सकता है, क्या इसका यह अर्थ है। वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बो सकता है, क्या यह अर्थ है। वह भूमि जिसकी बीमारी इतना का है, क्या यह अर्थ है या यह अर्थ है। ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये पहला भी नहीं होगा कि टीन, वह भूमि जहाँ किसान 1 टीन बीज बो सकता है, ऐसा नहीं है। वह भूमि जिस पर किसान 1 टीन बीज बोता है ना, तो ये होगा। तो जो बीज प्राप्त करने वाला भूमि नहीं होता है, बीज जो 1 टीन जहाँ तक बो देता है उतना ही क्षेत्र उसको मिलता है। तो बिल्कुल सही और सटीक 2 नंबर आपका सही जवाब होगा। ये आपका ईवीएस में दिया हुआ है। चलिए ये खेती वाला आ गया, इससे तो पूछता ही है सवाल।
कि झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, एक फसल काटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम करने देते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ फसल को जब काट लेते हैं तो उसके बाद उस भूमि पर हम कुछ दिन तक, कुछ वर्षों तक नहीं लगाते हैं। खरपतवार, बांस आदि को उखाड़ कर जमीन में जला देते हैं। उखाड़ कर नहीं जलाते हैं, है ना, सीधे सुता के देते हैं और आग लगा देते हैं। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। ये तो सही बात है, खरपतवार की राख जो होती है वह खाद के रूप में कार्य करती है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। बिल्कुल नहीं, जोतता नहीं है ना। जो झूम खेती होती है उसमें हल्का फल्का सा जमीन को इधर उधर उखेड़ देता है, गहराई से नहीं जोतता है। तो ये कट गया, और तो आपका दो बी भी कट गया और डी भी कट गया। तो बी और डी कट गया। तो जहां बी और डी है आप उसको क्या कीजिएगा, हटा दीजिए। बी और डी वाला को हटाइए। तो इसमें देख लीजिए, इसमें बी और डी है, कट गया। इसमें भी डी है, कट गया। बी डी भी कट गया। तो ए और सी बिल्कुल सही होगा कि ए और सी ही सही है। ना तो बी सही था, ना डी गलत था, ना डी सही था, इसलिए ए और सी बिल्कुल सही था। अगर आप झूम खेती के बारे में पढ़े होंगे तो आप जरूर यह बना लीजिएगा कि एक फसल काटने के पश्चात जमीन कुछ वर्षों तो आराम करने देते हैं। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। ए और सी बिल्कुल सही है। चलिए, अब यह सवाल आ गया आपको, हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे यानी ब्रॉन्ज की बनी बहुत सी वस्तुओं, बर्तन या मूर्तियां आदि का उपयोग करते हैं। बिल्कुल से करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। आज भी हम कांसे का बर्तन का उपयोग करते हैं, है ना। हमारे घर में कांसे का बर्तन होता है। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए, ये आपसे पूछता है। तो कांसा जो होता है, आयरन, सिल्वर, चांदी आदि की भ्रांति, कांसा भी एक तत्व है। देखिए, कांसा एक तत्व नहीं है, पहली बात तो ये है। कांसा मिश्र धातु होता है, पहला तो कट गया। कांसा एल्युमिनियम और कॉपर जिंक का मिश्रण है, ये भी कट गया। कांसा कॉपर और तांबा जिंक के, कॉपर और कांसा जो होती है वह कॉपर या तांबा और जिंक की मिश्र धातु भी नहीं होती है। किसकी होती है तो आपको हम बता देते हैं। ये जो होता है ना कांसा, वह कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। किसका? कॉपर और टीन, यानी तांबा प्लस टीन मिलकर के कांसा का निर्माण करता है, ना कि तांबा प्लस जिंक मिलकर कांसा का निर्माण करता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपको दिया हुआ है। तो ये आप समझ गए होंगे ये सवाल को कि किस तरह से सवाल आप पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, फिर लगाइएगा, है ना, गलती नहीं करिएगा। और अच्छा, गांधी धाम दिया हुआ, अच्छा ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। ये दिया हुआ है कि किसी ट्रेन के मार्ग के समय सारणी का अध्ययन कीजिए। 63-35 नगर कोयली एक्सप्रेस है और उपरोक्त स्टेशन, 2 स्टेशन अर्थात गांधी धाम से सूरत के बीच ट्रेन की औसत चाल आपसे मांग रहा है। तो गांधी धाम में 16:15, देखिए यहाँ टाइम देख लीजिए आप, 16:15 से वह छोड़ने का समय है और सूरत जो पहुंच रहा है वह 16:15 पहुंचने का समय है। तो वहां से छूटा 6:15 में छूटा है और 16:15 में पहुंचा है। तो टोटल टाइम कितना होगा? तो आप इसको घटाइए, 16:15 है तो इसको घटा दीजिए और 6:15 है ना, तो 6:15, तो इसको घटाइएगा तो यहाँ तो 0 होगा। 15 में गया 0, ठीक है, और 6 में 6 गया तो 0, और यहाँ 1 में 0 गया तो 1, यानी 10 घंटा का क्या है, समय सारणी है। 10 घंटा आवर लग रहा है समय टोटल। और उनकी दूरी जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है, देखिए दूरी कितना दिया है, 530 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है। तो 530 किलोमीटर को 530 किलोमीटर कुल तय की दूरी बट्टे कुल लगा समय 10 से आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, कट जाएगा। तो 53, क्या बच गया जी, 53 किलोमीटर आंसर आपका सही आ गया। तो देख लीजिए इसमें 53 ऑप्शन होगा, हाँ बिल्कुल ऑप्शन है। तो 53 आपका सही हो गया। इस सब सवाल में जान नहीं है, बस आपको समझना पड़ता है। एक बार समझ लिए तो इस सब में कोई टाइम भी नहीं लगता है, तुरंत बनेगा और नंबर फिक्स है आपका, 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए, कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है। तो कन्नौज कहाँ का है जी? तो कन्नौज किस जिला में पड़ता है, ये कौन सा राज्य में पड़ता है कन्नौज? तो कन्नौज आपका
उत्तराखंड में तो नहीं होता है, गुजरात में भी नहीं होता है, महाराष्ट्र में भी नहीं होता है, ये आपका उत्तर प्रदेश में कन्नौज पड़ता है। इस क्वेश्चन पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक बार आप लोग सर्च मार के देख लीजिएगा कि कन्नौज किस राज्य के जिला में पड़ता है। भारत के एक राज्य का जिला है, अच्छा, तो कन्नौज कहाँ पड़ता है ये देख लीजिएगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कुछ काम आप लोग भी कीजिए, मारिएगा गूगल पर सर्च तो अपने आप पता चल जाएगा। ये सवाल देखिए, ये भी उसी तरह है कि 2020 में लीटर इतना था, इतने में इतना, इसको घटा करके आप पता कर लीजिएगा इसमें कितना आंसर होगा। इसका आंसर हम आपको बताते हैं, 12% और 11% इसका सही आंसर है, आप लोग निकाल लीजिएगा इसको। चलिए, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो फिर भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है आप उसको देखिए। तो पूर्णिमा के दिन कौन, जो होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्मदिन मनाया जाता है, आपको पता होगा। चलिए, इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं है। पूर्णिमा के दिन कौन कौन का सा पर्व मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा जैसे कहते हैं गुरु नानक जयंती को। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है, बिल्कुल सही है, जिसमें विद्यार्थियों के सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए, सीखने सिखाने के दौरान कोई गलत अवधारणा न बन पाए, इसलिए बड़ा उचित ढंग से उसकी व्यवस्था की जाती है। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त है, कौन सा सबसे इसके लिए उपयुक्त है, तो बताइए। महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषाएं पाठ्य पुस्तकों में दी जाती है, क्या यह उपयोगी है? या फिर आगे है आपका, देख लीजिए, ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ ना आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है, ये तो नहीं होगा। उपयुक्त सभी दिया हुआ है। प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे कि स्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रत्यय न बन सके, यही आपका सही आंसर लग रहा है। तो पहला नंबर ही आपका क्या है जी, सही है। ना तो परिभाषा पर होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इससे पीछे भी नहीं था, और ये आपका बिल्कुल सही होगा कि प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रत्यय न बन सके, गलत कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर न बन पाए, ये बात आपको देख करके पाठ्य पुस्तक में ऐसा किया जाता है। चलिए, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि यह सस्ता है, या इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, या अनुभवों से सीखने का अवसर देता है, या आसानी से उपलब्ध होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जी, तो ये अनुभवों से सीखने का अवसर देता है, इसलिए सामुदायिक भवनों का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये सब आसान क्वेश्चन था, आपको बन जाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? तो यह क्या होगा, अनुमान लगाता है, जहां अनुमान लगाता था अनुमान लगाना हो गया। तो डिब्बे को भरने के लिए कितने चने की आवश्यकता होगी, यहाँ बात अनुमान लगाने की है, तो अनुमान लगाना ही क्रियाकलापों की कौशल का विकास होगा। चलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए कि एक पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, ठीक है। थीम पढ़े होंगे, एक सब थीम होता है, एक थीम होता है, ईवीएस के अंतर्गत आता है, कुल 6 थीम होते हैं। इस प्रकार का स्थापन का कारण क्या है? विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने, ये बिल्कुल सही है, इसलिए थीम में ऐसा व्यवस्था करते हैं। पेड़ पौधे पशु परिवार व मित्र की जैसा बनाए हैं थीम। पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी सही है। और उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिसके अनुसार पेड़ पौधे पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा जी, सब सही होगा, ए बी और सी, यही हो गया ना जी, ए बी और सी। सॉरी, थोड़ा सा ये हो गया, ए बी और सी हो गया, ये सही होगा आपका, तीनों सही है, तो तीनों कथन सही है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिससे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। उच्च प्राथमिक स्तर
की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करे, ये बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करे, ये बिल्कुल सही है। परंपरागत विषयों के परे विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने में मदद करे, ये भी गलत है। तो ये भी गलत है और ये भी। तो ये विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर पर प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों का ईवीएस पढ़ाने का है कि विद्यार्थियों को कक्षा के जीवन शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना है, यही एनसीईआरटी भी बताता है। तो इसको छोड़कर तो आपको कहीं टिक लगाना ही नहीं चाहिए। चलिए, कक्षा 3 की कक्षा 1 और 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं है। ईवीएस 1, 2 में नहीं है, वही बात बोल रहा है कि 1 और 2 में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है कि ईवीएस का पढ़ाई जो है 1, 2 में नहीं होता है या ईवीएस की उसमें नहीं है पाठ्य पुस्तक में। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए स्कूल के वस्तु को भारी बनाता है, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी ईवीएस पास को सरलता से नहीं समझते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं। ईवीएस को भाषा से गणित के साथ एकीकृत किया गया, यही बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पर 1, 2 लेवल पर जो ईवीएस है ना, उसमें भाषा दिया हुआ है और गणित दिया हुआ, उसी के साथ एकीकृत करके ईवीएस बच्चा को बता दिया जाता है। तो यही कारण है कि 1, 2 में ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें नहीं है। और ये 1, 2 विद्यार्थी जैसे अतिरिक्त विषय को बोझ नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आंसर मिल गया होगा आपको। चलिए, विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए इनमें कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति होगी? बताइए जी, कौन सी नीति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, ये तो होगी, बिल्कुल सही है। वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, ये तो उतना नहीं है। वनों के संरक्षण पर नाटक करना, ये भी करने से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, ये होगी। एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे संवेदनशीलता भी आती है बच्चे में कि अगर आप पेड़ के प्रति संवेदनशील, वनों के प्रति, पर्यावरण के प्रति बनाना चाहते हैं तो बच्चे को खुद कहिए कि एक पेड़ या बीज लाइए और उसे पेड़ बनाइए, तो ये बिल्कुल सही है। तो बी नंबर काट करके बाकी सब सही है। तो ACD, जहां भी ACD है तो ये तो पहले नंबर में ACD है ना, तो ये हो गया सही आंसर। चलिए, ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी की ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्न में कौन सी पद्धति सही है? तो मूल्यांकन करना ईवीएस को तो कौन सा शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सी उपयुक्त होगी? मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, मानकीकृत टेस्ट नहीं होगा। शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो शिक्षक की अपनी शिक्षण के अनुकूल हो, ये भी नहीं है ना। परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए गए हुए सामान्य टेस्ट, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो, उसके विद्यार्थियों को अनुकूल तो ही, साथ में स्थानीय प्रसंगों को, स्थानीय विषय को जोड़ करके आप अगर उस टेस्ट को बनाते हैं तो यही बेस्ट टेस्ट होता है। चलिए, आगे क्वेश्चन है आपका, आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए? आदर्श रूप से कौन सा एक बेहतर है, जो कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए? तो घर पर किए गए क्रियाकलाप, शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण, कक्षा में आपसी विचार विमर्श, ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाए रखना, ऐसा भी नहीं है। घर पर किए गए क्रियाकलाप नहीं, शिक्षक द्वारा क्रियाकलाप नहीं है। कक्षा में आपसी विचार करके, विचार विमर्श करके हम उसके क्या कर सकते हैं, क्रियाकलाप पश्चात सीखने को दृढ़ करता है ना। आसपास ग्रुप डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। तो हो गया। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में किस का उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा? तो इसमें क्या होगा, बच्चे को सीखने की क्षमता का आकलन करने की जब बात करते हैं, खास करके संपूर्ण ज्ञान की अगर बात करें, इसमें सबसे बेस्ट होता है आपका पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो कहीं हो तो पोर्टफोलियो ही मारिएगा, यही बेहतर होगा। चलिए, पोर्टफोलियो में पूरा का पूरा कलेक्शन होता है, सारा इंफॉर्मेशन होता है इसके अंतर्गत।
हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने के निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त होगी। हम चीज़ों कैसे बनाते हैं पढ़ाने के सबसे अच्छी उपयुक्त क्या होगा, किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना, उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना, विभिन्न क्षेत्र के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करना, ऐसा नहीं है। संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों विषय में अनुदेशन करना, ये भी नहीं है। खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार औजारों आकृति चित्रों विद्यार्थियों के साथ साझा करना, ये भी नहीं है। बल्कि ये सबसे बेहतर है कि हम चीज़ों कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को ले आकर ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करवाइए, बच्चा खुद देखेगा, निर्माण सामग्री नमूने को पहचानेगा और वह पता चल जाएगा कि हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आपको यही मारे होंगे आप, आशा करते हैं जरूर। चलिए, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठ्यचर्या उपागम है, तो अमूर्त से मूर्त कर रहा है या वैश्विक से स्थानीय कर रहा है, स्थानीय से वैश्विक कर रहा है, तो आपको पता चल गया होगा स्थानीय से वैश्विक कर रहा है। पहले तीसरी चीज़ों को वह आसपास के बारे में सीखते हैं, फिर वृक्ष को ऐसे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे वैश्विक करते हुए बच्चा सीख रहा है, तो स्थानीय से वैश्विक हो जाएगा आंसर। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य छात्रों के पर्यावरण के प्रति सजगता, ये बिल्कुल सही है। प्रमुख अवधारणा और प्रक्रिया कौशल, ये भी सही है। सामान्य उद्देश्य भी होनी चाहिए, है ना, और विशिष्ट, तो इसमें क्या होनी चाहिए, अनुदेशन या विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, है ना, अनुदेशन या विशिष्ट। छात्रों की पर्यावरण सजगता, ये तो पर्यावरण के प्रति कितना सजगता है, ये होगा या नहीं होगा, आप लोग बताइए इसका आंसर, फिर हम बताते हैं। ये लास्ट शायद क्वेश्चन है और ये सवाल अच्छा है, ACD, है ना, तो केवल A तो नहीं होगा, तो इसको काट के ही बनाते हैं, तो केवल A नहीं होगा, ये कट गया, केवल C भी नहीं होगा, कट गया, ABC, है ना, छात्रों के प्रति सजगता, ACD, है ना, छात्रों के पर्यावरण के प्रति सजगता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए, एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए और प्रमुख अवधारणा और प्रक्रिया कौशल होनी चाहिए। तो ये ACD आपका सही है और सटीक आंसर है। चलिए, हाँ ये भी आ गया। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की निम्नलिखित कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त उचित है। बोलिए, जो दृष्टिबाधित है, जिसको दिखाई नहीं देता है, उसके लिए कौन सी युक्ति सबसे उचित होगी। तो श्रवण पाठ वस्तु की तैयार की जाए, ये तो बिल्कुल सही है, बच्चा सुन करके जो नहीं देख सकता है सुन तो सकता है। स्पर्श वस्तु या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, ये भी सही है। अवधारणाओं की सरल चित्रों और मूर्त ठोसों द्वारा, चित्र कहाँ से दिखाइएगा जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है, तो जहाँ तक संभव हो पाठ्य पुस्तक को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाइए, तो ये सही होगा। तो C छोड़ करके बाकी सब सही है ना, तो C छोड़ करके बाकी सब सही किसमें है, तो ये D में है ऑप्शन में, तो यही सही होगा। चलिए, और है जी, और है सलीम, हाँ ये भी है। सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है, तो इससे कौन सी जगह उचित होगी। तो बताइए कौन सा जगह उचित है। जल संचयन संयंत्र उचित होगी, जोहड़ उचित होगी, बावरी भी उचित होगी, खेजड़ी का पेड़ क्या होता है, ये तो नहीं होगी। तो ABC आपका क्या है, सही और सटीक है। तो ABC कहाँ है जी, तो ये ABC 4 नंबर में है और यही आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम सवाल को बनाते हैं। और ये ख़त्म हो गया आपका 30 का 30 क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए कितना सही हुआ है आपका और कितना गलत हुआ है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कैसा ऑनलाइन क्वेश्चन में हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। अयूब सर क्लासेस आपके साथ है, आप भी अयूब सर क्लासेस के साथ बने रहिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।